आय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ॐ गङ्गणपतये नमः सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं मंदिर पहुंचे जहां पर पूजा आराधना करते हुए नजर आए और इस दौरान की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज रखेंगे और साथ ही उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता योगेश इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना में मंदिर वो जब पहुंचे तो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इसके आगे का क्या कुछ कार्यक्रम? यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और अभी आरती जो है आरती इस वक्त यहाँ पर हो रही है। इसके उपरांत जो है जो यहाँ जिस तरीके से यहाँ जो प्रक्रिया है यहाँ पे पूजा पाठ की जिस तरीके से यहाँ पे परंपरा है उस हिसाब से यहाँ पूजा हो रहा है। 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और उसके बाद से जो है कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद के मैं आपको अगर डिटेल बताऊं तो प्रधानमंत्री यहाँ के बाद जो है दो कार्यक्रम जो अलग अलग दो कार्यक्रम उस दो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। तो पहला इनका इसके बाद का कार्यक्रम रहेगा वो जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है उस कार्यक्रम में जाएंगे जहाँ इनको सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक अवार्ड से 41वें अवार्ड जो विजेता होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले अवार्ड कई सारे मोटरने लोगों को दिया जा चुका है जो कि अपने अपने क्षेत्र में विख्यात रहे हैं। खास करके बात करें तो देश की प्रगति, देश सेवा, इन सब से जुड़ा हुआ है सामान्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है उनकी पुण्यतिथि भी है जिनको प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी दी थी सुबह ट्विटर के माध्यम से। ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो तीसरा कार्यक्रम है वो मेट्रो जो इनॉग्रेशन जो कि 2 कॉरिडोर है जो 2 गलियारा है, एक फुगेवाड़ी से सिविल कोर्ट है और दूसरा गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक है। ये 2 रूट पे मेट्रो सेवा जो है वो शुरू होगी। इसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। 2016 में प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी और आज जो है इसका इनॉग्रेशन होगा। इसके अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर ध्यान दें तो पुणे में इससे पहले भी 2022 में प्रधानमंत्री ने लोकल के एक सेक्शन का जो है आधारशिला रखी थी, उसका भी काम इस वक्त जो है वो चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां पे योजनाएं जो है वो भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत जो 1280 घर बने हैं पीसीएमसी के द्वारा, पीसीएमसी का मतलब जो पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके तहत जो 1280 घर बने हैं वो लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा 2650 घर जो कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाए गए हैं वो लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 1190 जो घर बनेंगे आने वाले समय में उसकी आधारशिला जो है वो भी प्रधानमंत्री रखेंगे। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण आपको ये भी बता दूं जो पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन है इसके तहत भी 6400 घर जो है 6700 घर वो बनने हैं, इसकी भी आधारशिला पीएम रखेंगे। इन सब के अलावा
वेस्ट टू एनर्जी को का जो एक कंसेप्ट जो कि महाराष्ट्र का पहला इस तरीके का संयंत्र होगा, उसको भी प्रधानमंत्री जो है उसका भी लोकार्पण करेंगे। माना जा रहा है कि इस तरीके से कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जा रही है, चाहे वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हो या फिर इंडिया में जो कमिटमेंट है यूएन के जो कमिटमेंट है उसको उसके लाइन पे उसको लेकर एक बड़ा है कि कार्बन उत्सर्जन जो है काफी कम होगा इस जो एनर्जी प्लांट है इसके जरिए। साथ में जो बॉयलर में साफ पानी अभी यूज होता है उस बॉयलर में इस संयंत्र के मार्फत जो पानी निकलेगा उसको किया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो बहुत सारे बृहद योजनाएं हैं जो कि आज पुणे और पिंपरी चिंचवड के लोगों को आज मिलने जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए योगेश। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिशिर भी सुक्त जुड़ गए हैं। शिशिर, अगर देखा जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी दिखाते हुए भी प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे, मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही जो अपशिष्ट के उपयोग वाला जो ऊर्जा संयंत्र है उसका भी उद्घाटन करेंगे। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जितने भी महानगर हैं वहां पे एक बड़ी समस्या है वेस्टेज को आखिर कैसे मैनेज किया जाए। तो कहीं ना कहीं पुणे में जो मैनेज किया जाएगा उससे ऊर्जा अब बनाई जाएगी। बिल्कुल, जो स्मार्ट सिटी को अगर स्मार्ट बनाना है तो जो मूलभूत है उन पर ध्यान देना होगा। खासतौर पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि एक सिटी का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो जाहिर सी बात है जो लोग उसमें रहते हैं उनके लिए सुविधा काफी आसान हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कनेक्टिविटी की, जो कि स्मार्ट मोबिलिटी अभियान है। तो इसके जरिए अगर खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर ज्यादा तवज्जो दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि जो लोग शहर टू शहर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका उनकी लिए हालांकि सब काफी सहूलियत की बात होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात किसी भी स्मार्ट शहर के लिए होती है और तीसरी होती है सस्टेनेबिलिटी, यानी किस प्रकार से आप शहर का विकास कर रहे हो और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। फिर चाहे वो हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें या फिर कचरा जिस प्रकार से मैनेज होता है शहर का उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए इस पर ध्यान दिया। तो ये तीन अगर देखा जाए प्रमुख चीजें होती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी शहर के लिहाज के विकास के लिए। पुणे की बात करें तो पुणे का विकास पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए जब से पुणे ने IT हब का हालांकि जब से नाम सुना है बड़ी बड़ी कंपनी पुणे में आई है तब से अगर देखा जाए पुणे में जो पॉपुलेशन है वो तो बड़ी है और साथ ही साथ जो उसका अगर परिधि देखा जाए तो वो भी काफी बड़ा हुआ है। पुणे एक काफी छोटा शहर हुआ करता था कुछ सालों पहले, लेकिन अब ये काफी बड़ा शहर हुआ। तो ऐसे में इस बड़े शहर में काफी बड़ी डिमांड इस वक्त लोगों की है, अच्छी सुविधा की जरूरत उनको चाहिए, जाहिर सी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आवास की होती है। जब ज्यादा लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पर काम के लिए आता है तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग किस प्रकार से मुहैया की जाए इस पर जो है सरकार का ध्यान ज्यादा होता है। इस वक्त सरकार ने इसी चीज को यहाँ पर जो है पूर्ण किया है। हालांकि आज का प्रधानमंत्री का दौरा देखेंगे तो इसमें इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। सबसे शुरुआत अगर करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग की ये सपना रहा है मौजूदा सरकार का कि जो लोग है खासतौर पर जनता के लोग है उनके लिए अफोर्डेबल होम जो है घर जो है मुहैया कराने का प्रयास अलग अलग योजनाओं के माध्यम से चल रहा है। हालांकि खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर जिक्र करेंगे तो इसके तहत पूरे देश भर में जो खासतौर पर जो अर्बन सिटीज है और जो रूरल एरियाज है वहां पर भी आवास बनाए जा रहे हैं। पुणे भी अगर देखा जाए पुणे में भी बड़ी तादाद में कि अब जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम की शुरुआत हो चुकी है और एक आंकड़ा अगर हम कहें तकरीबन 5 से 6 हजार अफोर्डेबल हाउसिंग पुणे में बनकर इस वक्त जो है बनने जा रही है। आज अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के हाथों से जो तकरीबन 1200 से भी ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग की चाबियां लोगों को उनके हाथों मिलेगी। बिल्कुल, दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात आने वाले समय में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें या फिर हम पुणे रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो उनके जरिए जी अगर देखा जाए समस्या तो थी तो पूरे वासियों के लिए उसका समाधान जो है आज यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा तबका होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि कनेक्टिविटी एक शहर से एक और दूसरी ओर जाने के लिए इस वक्त अगर देखा जाए तो घंटों का वक्त लगता है अगर आप बीच में ट्रैफिक फंस जाते हैं तो। वैसे में अगर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम अगर हम मुहैया कराते हैं लोगों को खासतौर पर तो ऐसे में जो ट्रैवल टाइम है उसकी भी बचत होगी, ईंधन की भी बचत होगी। हालांकि इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मेट्रो को जो है फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री करेंगे। हालांकि ये जो मेट्रो जो सेवा अगर देखी जाए तो ये इलाके जो काफी व्यापक इलाका है पुणे का। खासतौर पर अगर बात करें पुणे RTO, पुणे शहर, पुणे रेलवे स्टेशन, नगर निगम कार्यालय या फिर हम बात करें गरवारे कॉलेज, ये वो इलाका है जहाँ खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है। और अमूमन अगर आप इन जगहों से ट्रैवल करते हैं उसकी गाड़ी से तो इसमें घंटों का समय लगता है। हालांकि अब जबकि पुणे में मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और यह मेट्रो की शुरुआत मौजूदा सरकार के
कार्यकाल हुई थी, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने ही किया था। और अब जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो फेज 1 के तहत जो प्रमुख रूट है पुणे के फुगेवाड़ी से जो एक रूट आगे बढ़ेगा, उन रूट को जो है उसका आज फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री करेंगे। तो जो लोग खास तौर पर इन पॉपुलेटेड एरिया से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है उनका वक्त जरूर बचेगा, एनर्जी जो है वो भी बचेगी। तो ऐसे में पुणे की बड़ी बात है। तीसरी अगर महत्वपूर्ण बात है तो आज प्रधानमंत्री को जो है पुणे में सम्मानित किया जाएगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। इस पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ, आप लोकमान्य तिलक खास करें महाराष्ट्र में, तो एक ऐसा आवाज नारा उन्होंने बुलंद किया था, वो भी अपने विचारों में काफी स्पष्ट लोकमान्य तिलक काफी मुखर भी थे। खासतौर पर जिस प्रकार से राष्ट्र होना चाहिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए और साथ ही साथ एक स्वावलंबी राष्ट्र भी होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने स्वदेशी का नारा भी बुलंद किया था। तो ये उनके विचारों की कुछ पहलू थे। हालांकि इन्हीं विचारों को आगे लेके जाने के लिए इस वक्त पुणे में जो लोकमान्य तिलक स्मारक समिति है उनके हर साल जो है 1 अगस्त को एक पुरस्कार दिया जाता है, और खासकर ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ प्रेरणादायी कार्य किया हो। और पहले से अगर देखी जाए कि हालांकि इसका अगर देखा जाए तो 40वां साल है और आज प्रधानमंत्री को जो है 40 रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। तो ऐसे में इससे पहले अगर देखा जाए जी हो या फिर हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करें या फिर पूरे राष्ट्र की बात करें, कई गणमान्य लोगों को जो है ये पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और आज प्रधानमंत्री को उनके कार्यों के लिए हालांकि संभाला जाएगा। प्रधानमंत्री का खास तौर पर इसमें चर्चा की बात सरकार की मौजूदा खास तौर पर जो अलग अलग योजना है, फिर खास तौर पर योजना उसी तर्ज पर आधारित है जिस प्रकार के विचार लोकमान्य तिलक को स्वदेशी भारत बनाना था। तो इसी प्रकार का देखा जाए तो एक आत्मनिर्भर भारत की नींव प्रधानमंत्री के तहत मेड इन इंडिया का भारत से नहीं बल्कि स्तर पर अगर देखा जाए तो मेड इन एक ब्रांड बन चुका है। हालांकि इस मेड इन इंडिया ब्रांड की वजह से जो भारत के उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अच्छी तरीके से उनको जो है सम्मान मिल रहा है, उनको काफी अच्छी खपत भी है, डिमांड भी ज्यादा है। तो ये प्रमुख है, इसलिए कई सारे लोग इससे इंस्पायर्ड होते हैं, कई सारे लोग जो है इस वक्त भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हालांकि इन्हीं विचारों के साथ जो मौजूदा सरकार कार्य कर रही है, और उसी के मद्देनजर जो स्मारक समिति जो उनके लोग हैं उन्होंने हालांकि डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री जो है उचित कार्य करें, इसीलिए उनको अवार्ड से जो है नवाजा जाएगा। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा, और ये पूरे देश, क्योंकि हर एक देशवासी के लिए गौरव का पल होगा, और इस पल के लिए हम सभी इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग पहले चलिए शिशिर, आपकी कुछ आवाज में तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार आपसे फिर संपर्क साधेंगे, लेकिन लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर पूजा आराधना करते हुए वो नजर आए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे के दौरे पर हैं, जहां मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि साल 2016 में इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने ही रखी थी, और अब आज मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री ही दिखाते हुए नजर आएंगे। तो दगडू शेठ मंदिर में दर्शन पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। इसके बाद में अब परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही आज पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट के उपयोग वाले ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, और ये संयंत्र लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जो बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल करेगा। यानी कि एक जो बड़ी समस्या महानगरों में होती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा निजात मिलता हुआ नजर आएगा पुणे में। तो उसका ये पूरा बिजली संयंत्र जो है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पीसीएमसी द्वारा 1280 लोगों को उनके घरों की चाबियां भी प्रधानमंत्री सौंपते हुए नजर आएंगे। पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से ज्यादा मकानों की चाबियां उनको सौंपेंगे। और इसके अलावा
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से ज्यादा घरों की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री रखेंगे। तो इंतजार किया जा रहा है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे, मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वो पल काफी गौरवान्वित होगा जब प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये पुरस्कार 40 दिग्गजों को दिया जा चुका है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम है, प्रणब मुखर्जी का नाम उसमें शामिल है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी कई सारे नाम इसमें शामिल हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41वें वो व्यक्ति हैं जो इस पुरस्कार को जिनको नवाजा जाएगा और इस पल का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत तब की गई थी। और ये जो पुरस्कार आज प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा है, ये पुरस्कार खासतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो और जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण के रूप में देखा जा सकता है। हर साल ये पुरस्कार 1 अगस्त को ही लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो उस पल का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुणे के दंडू सेठ मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पर गणपति की पूजा आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो आज पुणे के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर मेट्रो ट्रेन की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी, जाम से थोड़ी निजात मिलती हुई नजर आएगी। तो आज के एक सारे कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित डिज़ाइन, जो मेट्रो ट्रेन जो स्टेशन का डिज़ाइन है वो से प्रेरित है। इसके अलावा आपको बता दें कि पुणे ट्रेन का जो ये खंड है वो फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और इसके अलावा गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक तक है। और प्रधानमंत्री ने ही आपको याद दिला रहे हैं कि 2016 का वो वक्त था जब इसी परियोजना की आधारशिला भी उन्होंने रखी थी और आज इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाते हुए नजर आएंगे और नए खंड पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करेंगे, जैसे शिवाजी नगर हुआ, सिविल कोर्ट हुआ, पुणे नगर निगम का कार्यालय, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को ये आपस में जोड़ेंगे। तो यानी जो यात्री हर रोज इस जगह पर ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी इस मेट्रो के जरिए, जिसकी आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। उसका आज के बाद पुणे के रहवासियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जाम से निजात मिलेगी, उनका समय भी बचेगा इस मेट्रो के जरिए। तो कई सारे कार्यक्रम हैं आज और परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और साथ ही आज कई सारे लोगों को उनके सपनों का घर भी मिलने जा रहा है। उनके घरों की चाबियां जो है प्रधानमंत्री सौंपते हुए नजर आएंगे। तो कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले जब प्रधानमंत्री पुणे पहुंचे तो वहां पर दंडू सेठ मंदिर पहुंचे और पूजा आराधना करते हुए नजर आए। गणपति की पूजा आराधना उन्होंने की और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बस कुछ देर का और इंतज़ार, जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। उन्हें आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित आज किया जाएगा और ये पुरस्कार जो है हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है और प्रधानमंत्री 41वें वो व्यक्ति हैं जो इस पुरस्कार से जिनको नवाजा जाएगा।
हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। 1983 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। उल्लेखनीय और असाधारण जो काम होते हैं उनके रूप में इस पुरस्कार को दिया जाता है। राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए जिन लोगों ने काम किया होता है उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो कुछ देर का और इंतज़ार है। साथ ही आज कई सारे लोगों को उनके घरों की चाबियां भी प्रधानमंत्री सौंपते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही एक और कार्यक्रम जिसमें पीसीएमसी के तहत जो अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट होता है उसके उपयोग वाले ऊर्जा संयंत्रों का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे, जिसकी लागत करीब 300 करोड़ रुपए आई है। इसका उद्घाटन करेंगे जिससे कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा की जो वेस्टेज होती है, जो शहरी क्षेत्र जो महानगर होते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिर वेस्टेज को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसका दूसरे तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में इसकी भी काफ़ी अहम भूमिका और इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री आज नज़र आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो कचरा हर रोज़ इकट्ठा होता है उससे काफ़ी राहत मिलेगी पुणे को। आपको बता दें कि ये जो संयंत्र बिजली का उत्पादन करने के लिए करीब हर साल लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल करेगा और उससे बिजली बनाएगा। तो बस कुछ देर का और इंतज़ार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और गणपति की पूजा आराधना करते हुए नजर आए। उन्होंने आरती की, वहाँ पर उनका अभिषेक वहाँ पर किया। पुजारी ने, पुरोहित जी जो वहाँ पर थे उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कराई। इस दौरान की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो दगडू शेठ मंदिर में उसके बाद में भगवान गणपति की एक प्रतिमा भी प्रधानमंत्री को दी गई सम्मान के तौर पर। और अब से कुछ ही देर में कई सारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। सभी को इंतज़ार है, खासतौर पे जो पुणे के रहवासी हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर कब प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि मेट्रो के ज़रिए कहीं ना कहीं उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो थोड़ी और आसान होने वाली है। क्योंकि जब मेट्रो चलेगी तो उससे लोगों की यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत उनको होगी, क्योंकि ये जो मेट्रो है वो शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को आपस में जोड़ेगी, जिससे जो जाम की जो स्थिति रोज़ बनती है सड़क पर उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही उनका समय भी बचेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे, उद्घाटन करेंगे कई परियोजनाओं का। अगर मेट्रो ट्रेन की बात करें तो ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक है। और ख़ास बात यह है कि साल 2016 में, और ये फिलहाल सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, और कार्यक्रम स्थल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपका मैं विनोद सातो विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अनुरोध करता हूं।
लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक जी से विनम्र निवेदन है कि वे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकमान्य तिलक जी ने लिखा हुआ श्रीमद् भगवद गीता रहस्य का गुजराती भाषा में किया हुआ अनुवादित ग्रंथ भेंट देकर स्वागत करें। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की परंपरा अनुसार इस शुभ अवसर पर श्री ऋषिकेश बड़वे लोकमान्य स्तवन प्रस्तुत करेंगे। श्री ऋषिकेश बड़वे। वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। स्फूर्ती देई बालकास स्फूर्ती सागरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। पारतंत्र्य गाढतिमिर देश झोपला, पारतंत्र्य गाढतिमिर देश झोपला। सिंहनाद केसरी करून गर्जला, जागताच देश घेत तवची आसरा। वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। त्याग धैर्य चातुरी न वर्णवे मला, त्याग धैर्य चातुरी न वर्णवे मला। बुद्धी वैभवास बघून लोक मोहला, शुद्ध चरित तूच राजकारणी खरा। वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। स्वराज्य जन्मसिद्ध हक्क आमुचा असे, स्वराज्य जन्मसिद्ध हक्क आमुचा असे। इंग्रजास सांगताच लागले पिसे, साहिल्या अनेक यातना धुरंधरा। वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। गीतेचे ते रहस्य स्पष्ट उकलले, गीतेचे ते रहस्य स्पष्ट उकलले। आर्यांचे मूळ स्थान तूच शोधिले, धन्य महाराष्ट्र जा सुपुत्र तू खरा। वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। स्फूर्ती देय बालकास स्फूर्ती सागरा। वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा। टिळक भास्करा, टिळक भास्करा। वंदन तुझ लोकमान्य तिलक भास्करा। अब मैं लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक जी से निवेदन करता हूं कि आप कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। डॉक्टर दीपक तिलक। आज आपण ज्यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करणार आहोत ते आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, आजचे प्रमुख पाहुणे श्री शरदचंद्र पवार, मंचावर उपस्थित
महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्री अजित पवार, माझे सहकारी विश्वस्त श्री सुशीलकुमार शिंदे, डॉक्टर रोहित टिळक, टिळक विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉक्टर गीताली टिळक, डॉक्टर प्रणती टिळक, श्री रामचंद्र नामदोशी, श्रीमती सरिता साठे, तसेच सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि टिळकप्रेमी बंधू भगिनींनो, मी स्वराज्य संघातर्फे आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. आज 1 ऑगस्ट लोकमान्य टिळकांची 103वी पुण्यतिथी. या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने लोकमान्य टिळकांच्या चरणी श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता आपण सारे उपस्थित आहोत. या निमित्ताने टिळक विचारांची, कृतीची व किंवा त्यागाची एखादी तरी घटना आत्मसात करून आपल्या आचरणात आणण्याकरता आपण प्रयत्नशील राहतो. सर्वप्रथम टिळक स्मारक ट्रस्ट, केसरी मराठा ट्रस्ट, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, टिळक पुण्यतिथी मंडळ आणि तसेच टिळक परिवारातर्फे मी लोकमान्य टिळकांच्या चरणी आदरांजली वाहतो. लोकमान्य टिळकांच्या व्यक्तिमत्वास अनेक पैलू आहेत. स्वराज्याचे उद्गाते, राष्ट्रीयत्वाचे द्रष्टे, ज्योतिर्गणिताचे अभ्यासक, संशोधक, संपादक, युगप्रवर्तक, भगवद्गीतेचे भाष्यकार, भारतीय असंतोषाचे जनक अशा कितीतरी उपाधींनी टिळकांना संबोधित केले जाते. महात्मा गांधींनी तर त्यांना आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणून संबोधित केले. या सगळ्या गोष्टींवर बोलण्यास वेळ नाही, पण दरवर्षी मी 1 ऑगस्टला काहीतरी नवीन सांगत असतो. आणि लोकमान्य टिळक हे पहिले हिंदुस्थानचे नेते होते हे मी अगोदर सांगितलेलं आहे. परंतु त्याही पेक्षा अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की लोकमान्य टिळक हे यांनी स्वराज्याचा लढा हा चौफेर दिला. चौफेर अशा यांनी म्हणता येईल की ब्रिटिश केवळ राजकीय वर्चस्व इथे लादू इच्छित नव्हते, तर त्यांना आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या सगळ्यावर वर्चस्व पाहिजे होतं. आणि तशा तऱ्हेची नीती त्यांनी सगळ्यावर आखली होती. आणि लोकमान्य टिळक हे त्यावेळचे असे द्रष्टे की त्यांनी या सगळ्या विरुद्ध स्वातंत्र्याचा लढा उभारला. त्याचप्रमाणे त्यावेळी अनेक नेते होते आणि कोणी राजकारणावर बोललं, कोणी आर्थिक याच्यावर बोललं, कोणी सुधारणांवर बोललं, परंतु सगळ्या विरुद्ध लढा उभा करणं हे फक्त लोकमान्यांनी केलं. आणि त्याच्याकरता त्यांनी जी चतुसूत्री वापरली ती चतुसूत्री जर पाहिली तर स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण ह्या सगळ्यावर मुळे तो जो लढा होता हा चौफेर असा झाला. जर कुठेही अतिरेक यांनी ब्रिटिशांनी केला असेल तर त्यावेळेला क्रांतिकारकांनी त्यांना उत्तर दिलं, किंवा इतर जे काही लढे आहेत ते जर पाहिले तर त्याच्यातून आपल्या असं लक्षात येईल. मग शिवजयंती असो किंवा गणेशोत्सव असो, ओरायन असो, आर्टिक वेदाज असो, या सगळ्यातून त्यांनी या देशाच्या लढ्याकरता लोकांना एकत्र केलं, त्यांना राष्ट्राभिमानी केलं आणि हा लढा उभा केला. त्यावेळे स्वराज्य जेव्हा लोकमान्य म्हणत होते तेव्हा ते दरवेळेला लोकशाही म्हणत होते. कधीच त्यांनी दुसरा राजा येईल, एक गोरा राजा जाईल आणि काळा राजा जाईल असं कधी म्हटलेलं नव्हतं. त्यामुळे एवढ्या वर्षानंतर, लढ्यानंतर सुद्धा ज्या वेळेला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेला इथे लोकशाही प्रस्थापित झाली, लोककल्याणकारी राज्य प्रस्थापित झालं. तसंच दुसरी एक गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे खरं म्हटलं तर, की पहिल्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लोकमान्य टिळक हे ब्रिटिश सरकारकडून काही ना काहीतरी फायदा मिळवू इच्छित होते, काही अधिकार ज्यादा ते मिळवू इच्छित होते. परंतु त्यांना पहिल्यांदा व्हिसा नाकारला.
परंतु 1918 साली त्यांनी परत प्रयत्न केला आणि चिरोलवर खटला भरण्याकरता म्हणून ते इंग्लंडला गेले आणि तो खटला हरले. त्यावेळेला खटला हरल्यानंतर त्यांनी अनेक तिथले जे वेगवेगळे पक्ष होते त्या पक्षांना भेटी दिल्या, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यावेळेला नवीन असा लेबर पार्टी त्या ठिकाणी त्यांना मिळाली आणि त्या लेबर पार्टीला त्यावेळेला गरज होती आणि म्हणून लोकमान्य टिळकांनी त्यांना 2000 पाऊंडाची देणगी त्यावेळेला दिली. एवढी मोठी देणगी त्या काळी एका व्यक्तीने कोणी दिलेली नाही. टिळक हे काही खूप श्रीमंत होते अशातलं नाही, परंतु त्यांनी कर्ज काढलं आणि आल्यानंतर लोकांनी ते कर्ज फेडलं त्यांचं. पण त्याचा फायदा पुढे मात्र झाला. त्यावेळचं ज्या इंग्रजांकडे आपण हे मागत होतो, स्वातंत्र्य मागत होतो, ती पार्लमेंटरी कशी होती हेही खरं जाणून घेण्याचं आपल्याला जाणून घेणं आवश्यक आहे की त्यावेळेला इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये सगळ्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. काही ठराविक लोकांनाच मतदानाचा अधिकार होता. परंतु 18 साली जेव्हा त्या ठिकाणी गेले त्यावेळेला प्रथम 21 वर्षावरील मुलांना किंवा पुरुषांना आणि 30 वर्षावरील महिलांना, म्हणजे त्यांनीसुद्धा तेव्हा 21-30 हा भाग केलेलाच होता, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. टिळकांनी जो देणगी दिली होती त्या देणगीचा फायदा आला. ते सगळ्या प्रचारसभातून फिरले आणि त्याचा फायदा असा आला की जिथे 7% जनाधार होता तिथे 27% जनाधार त्या लेबर पार्टीला मिळाला. आणि त्यांच्याकडून लिहून घेण्यात आलं होतं की जर आम्ही सत्तेत आलो तर देशाच्या स्वातंत्र्याकरता आम्ही निश्चित मदत करू. आणि पुढे 45 साली 49% त्यांनी मतं मिळवली, संपूर्ण लेबर पार्टी जिंकून आली आणि मग आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. भारत के प्रगति में अतुलनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिससे ऐसे महान व्यक्ति का उचित सम्मान हो और युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श एवं प्रेरणादायी सिद्ध हो, ऐसे इस पुरस्कार का उद्देश्य है. हर साल 1883 से हम पहले एस.एन. जोशी को पुरस्कार दिया था हमने, और फिर कॉमरेड डांगे, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, ऐसे राजकीय क्षेत्र में हमने पुरस्कार दिए है. वैसे सामाजिक काम जो करते थे बाबा आमटे और उनके लड़कों को हमने पुरस्कार दिया, स्वामीनाथन को दिया, वर्गीस कुरियर को दिया. ऐसे बहुत लोगों को 40 लोगों को आज तक हमने पुरस्कार दिया है. इस बार सब विश्वस्त पुरस्कार के लिए चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए तो हमारे सामने एक ही नाम आया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का. या पुरस्काराकरता आदरणीय नरेंद्र मोदीजींची निवड याकरता केली कारण लोकमान्य टिळकांनी स्वतंत्र, आधुनिक आणि बलाढ्य हिंदुस्थानचे स्वप्न पाहिले होते. राष्ट्रीयत्व, हिंदुस्थानच्या पुरातन विद्या, वैभवशाली इतिहास, राष्ट्रप्रेम, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वदेशी अर्थकारण लोकमान्यांनी सांगितले होते आणि तेच सूत्र श्री नरेंद्र मोदीजींच्या लोककल्याणकारी बलाढ्य राष्ट्रात आम्हाला दिसते. त्यातच आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, नवे तंत्रज्ञान, नवे शैक्षणिक धोरण हे कार्यक्रम त्यांच्या कार्यक्रमात आढळतात आणि म्हणूनच आमची ही निवड, सर्व विश्वासाने केलेली निवड तुम्हा सर्वांना भावेल असा मला विश्वास वाटतो. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींनी हा पुरस्कार स्वीकारला म्हणून
टिळक स्वराज्य संघातर्फे मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच श्री शरदराव पवार यांचेही आभार मानतो, कारण खास करून ते मुद्दामून या कार्यक्रमाकरता आले. तसेच सुशीलकुमार शिंदेही आले. या सगळ्यांचेच आभार मानतो आणि इथंच विरमतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद डॉक्टर तिलक. आज जिस व्यक्तित्व विशेष को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित कर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व के योगदान के बारे में एवं उनका जीवन परिचय देने हेतु मैं डॉक्टर रोहित तिलक जी को निवेदन करता हूं. डॉक्टर रोहित तिलक. Honorable Prime Minister, dignitaries on the dais, and respected audience. It is my distinct honor and privilege to introduce a leader who has been instrumental in shaping India's global footprint, a visionary who has tirelessly devoted himself to his nation's progress, and a statesman who has redefined leadership with his dynamic, people-centric approach. With his unwavering determination and leadership skills, he rose through the ranks to become the Chief Minister of Gujarat in 2001. During his tenure as Chief Minister, Shri Modi ji implemented numerous innovative policies and initiatives that transformed Gujarat into one of India's most economically vibrant and progressive states. His emphasis on infrastructure development, investment in renewable energy, and effective governance earned him widespread acclaim and established him as a visionary leader. From the corridors of Gujarat as its longest-serving Chief Minister to the vast expanses of India as its Prime Minister, he has left indelible imprints with his leadership. A person of humble beginnings who rose to hold the highest office of the world's largest democracy, is a beacon of hope for billions, a catalyst for change, and an embodiment of relentless perseverance. Under his stewardship, India has taken monumental strides on the world stage, fueling a new era of innovation, development, and inclusive growth. His flagship initiatives from Make in India to Swachh Bharat have been pivotal in transforming the lives of millions, reflecting his vision of progressive and prosperous India. Prime Minister Modi is playing an enormous role in eradicating poverty in India. A recent report showed that 13.5 crore people moved out of poverty in 5 years under him. PM Modi's sensitivity and concern for the poor has created a new paradigm of welfare in India, with the poor getting houses, tap water, toilets, gas connections, electricity, free ration, and much more. His digital savviness is reflected in his significant presence on the social media platforms, where he connects directly with the people, underscoring his belief in a transparent and accountable governance model. Beyond his achievements in governance, Shri Narendra Modi ji has inspired millions with his charismatic personality, eloquence, and ability to connect with people from all walks of life. He has shown exemplary leadership during times of crisis, such as the COVID-19 pandemic, by implementing nationwide measures to combat the virus and support those affected by the economic fallout. Prime Minister Modi ji's vision for a new India encompasses the principles of development, innovations, and social empowerment. His efforts to empower women, uplift marginalized communities, and address pressing environmental challenges have been commendable. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a leader whose life and work echo the ethos of service above self, an inspiring figure on the global stage, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Thank you. अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किए जाने वाले सम्मान पत्र का एक छोटा ध्वनि चित्र देखेंगे, जो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ ने बनाया है. एवी प्लीज. The trustees of the Lokmanya Tilak Smarak Mandir Trust are honored
to bestow the Lokmanya Tilak National Award 2023 on Prime Minister Shri Narendra Modi, recognizing your exceptional service to our great nation. Your life and work echo Lokmanya Tilak's tireless efforts toward establishing a strong and prosperous India. Lokmanya Tilak's enduring call of Swarajya is my birthright is a message that resonates in your work. You have also taken this a step further by advocating for Surajya, highlighting the importance of good governance and development. Your tireless work for the welfare of the most vulnerable and marginalized sections of our society, ensuring Surajya for all, is exemplary. During India's colonial period, Lokmanya Tilak championed Swadeshi, aiming to make India an economic power. Today, you have strongly emphasized Atmanirbharta, or self-reliance, a principle that is truly the need of the hour. This push towards self-reliance is reflected in the numerous reform measures your government has introduced. It is due to such transformative policies that India has risen from being the 10th largest economy in 2014 to the 5th largest today, with prospects of soaring even higher. No society can thrive without a profound connection with its roots and culture. Lokmanya Tilak, by popularizing the Ganesh and Chhatrapati Shivaji Maharaj festivals, deepened cultural consciousness among all Indians. Throughout your tenure in public life, you have placed paramount importance on preserving and promoting our great Indian culture. Over the past 9 years, under your leadership, there has been a significant shift in India's growth trajectory. The world now sees India as a beacon of hope, a nation that can play a major role in creating a more sustainable planet. Your stewardship has significantly elevated India's global prestige. Therefore, sir, we are indeed exhilarated to present you with the Lokmanya Tilak National Award 2023. थैंक यू। अब मैं महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से अनुरोध करता हूं, कृपया आप अपने विचार व्यक्त करें। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे। आजच्या लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित आपले गौरवमूर्ती आणि देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार साहेब, सुशील कुमार शिंदे साहेब, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, दुसरे आपले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारजी, टिळक स्मारक ट्रस्टचे आदरणीय दीपक टिळकजी, रोहित टिळकजी, डॉक्टर गीताली टिळक, डॉक्टर प्रणिती टिळक, उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे जनक आणि बहुमुखी प्रतिभावंत लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना मी त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करतो। ज्यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे आपण स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिला, त्यात लोकमान्य टिळक हे नाव अग्रणी होतं, हे मला आपल्याला सांगण्याची आवश्यकता नाही। लोकमान्य टिळक हे प्रखर देशभक्त राष्ट्रभक्त होते। ब्रिटिशांविरुद्धात लढताना त्यांच्या शब्दांना
कमालीची धार येत असे अशा लोकमान्य टिळक यांच्या नावाचा पुरस्कार आदरणीय मोदी साहेबांना आपल्या लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदयांना मिळणार आहे. त्याबद्दल मी मोदीजींचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, महाराष्ट्राच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो. हा पुरस्कार स्वर्गीय इंदिरा गांधी, अटलजी, प्रणव मुखर्जी, बाळासाहेब देवरतजी, मनमोहन सिंगजी असं अनेक शास्त्रज्ञ, उद्योजक, संशोधक ज्यांनी समाजामध्ये चांगलं काम केलं त्या लोकांचा आजवर या पुरस्काराने सन्मान झालेला आहे. व्यासपीठावर बसलेले आदरणीय पवार साहेबांना देखील हा पुरस्कार या संस्थेने दिलेला आहे. आणि म्हणून वर्ल्ड लीडर, जागतिक नेता म्हणून नावलौकिक कमावलेल्या मोदीजी यांची यंदाच्या पुरस्कारासाठी टिळक प्रतिष्ठान स्मारक ट्रस्टने निवड केली. त्याबद्दल टिळक ट्रस्टला देखील मनापासून मी धन्यवाद देतो, त्यांचेही आभार मानतो. लोकमान्य टिळक हे सामान्य माणसाच्या मनातली भावना अचूक ओळखायचे आणि आजच्या काळात समाजाच्या सामान्य माणसाचं मन ओळखणारे आपले आदरणीय पंतप्रधान मोदीजी हे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते ठरलेले आहेत. मी त्यांचं पुनश्च अभिनंदन करतो. शिक्षक, वकील, समाजसेवक, स्वातंत्र्य सैनिक असलेले लोकमान्य टिळक हे बहुआयामी नेतृत्व, इतिहास, संस्कृत, खगोलशास्त्र आणि गणित या विषयात त्यांचं प्रावीण्य होतं. मगाशी प्रास्ताविकामध्ये देखील सांगितलं. ते आपल्या कर्तृत्वाने लोकमान्य झाले होते. आणि आदरणीय मोदीजींनी देखील गेल्या 9 वर्षामध्ये आपल्या देशासाठी केलेल्या कामांना लोकमान्यता मिळालेली आहे. टिळकांनी स्वराज्यासाठी लढा दिला, पण स्वातंत्र्यानंतर स्वराज्याचे सुराज्यात रूपांतर करण्यामध्ये आपल्याला किती यश आलेलं आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी देशाची सूत्र हातात घेतल्यानंतर हेच मुख्य ध्येय ठेवून सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासचा नारा देश सुराज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. आणि म्हणूनच त्यांच्या कार्याची पोचपावती आज या राष्ट्रीय सन्मानाने होते असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आज परदेशामध्ये देखील आपण जातो, तिकडे देखील पाहतो आदरणीय मोदीजींचं नाव सन्मानाने घेतलं जातं. फ्रांस और अरब देशों ने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है. ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है. विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके कितना सम्मान करते हैं हमने देखा है. उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, कोई बॉस कहते हैं, कोई उन्हें प्यार आदर से गले लगाता है, तो कोई झुककर प्रणाम करता है. अमेरिका के राष्ट्रपति जब उन्हें यू आर ग्लोबली पावरफुल कहते हैं तो हमारे देशवासियों का सीना अभिमान से, गर्व से फूल जाता है. जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं, बल्कि उसे 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया. यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है. 150 वर्ष ब्रिटिशांनी आपल्यावर राज्य केलं. त्यांना देशातून हद्दपार करण्यासाठी लोकमान्यांनी लढा उभा केला. त्याच ब्रिटिशांच्या अर्थव्यवस्थेला देखील भारताने आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मागे टाकलंय. हा देखील आपल्यासाठी सर्वोच्च अभिमान आहे. आणि म्हणून हे आदरणीय प्रधानमंत्रीजींचं कर्तृत्व आहे आणि म्हणूनच त्यांना हा पुरस्कार या ठिकाणी मिळाला आहे. खरं म्हणजे या पुरस्काराचे
साक्षीदार, या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याची संधी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना मिळाली, हे आमचं भाग्य समजतो. आणि म्हणून लोकमान्यांनी विदेशी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन करत स्वदेशीचा नारा दिला. आज माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी आपल्याला आत्मनिर्भर भारत करा म्हणून असा मंत्र मोदीजींनी दिला. लोकमान्य टिळक यांच्या एका सभेत बोलताना लोकमान्य म्हणाले होते, योग्य रस्ता येण्याची वाट पाहत आपण दिवस घालवतो. आपल्याला याचा विसर पडतो की रस्ते हे वाट बघण्यासाठी नसतात तर चालण्यासाठी असतात. आणि मोदीजींनी लोकमान्य टिळकांचा हाच उपदेश आत्मसात केलाय आणि त्याचा अंमल करण्याचा, त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम ते या ठिकाणी करतात. त्यांनी एकदा ठरवलं की ते त्या मार्गाने जातात. मग काश्मीरमधलं 370 कलम असू द्या, राम मंदिराचा विषय असू द्या, वाराणसीचा कायापालट असू द्या, अथवा देशातली गरिबांच्या कल्याणाचा आणि सर्वांगीण विकासाचा विषय असू द्या. कारण आपण पाहतोय गेल्या 9 वर्षामध्ये या देशामध्ये आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी असतील, कष्टकरी असतील, कामगार असतील, महिला भगिनी असतील, विद्यार्थी असतील, युवा असतील, सगळे लोक या सर्व क्षेत्रामध्ये त्यांना पुढं आणण्याचं, त्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडवण्याचं काम आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी केलेलं आहे. हे वारंवार आपण पाहतोय, अनुभवतोय आणि यापुढे देखील आपण अनुभवत राहणार आहोत, त्याचा अनुभव घेत राहणार आहोत. हे देखील आपल्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून लोकमान्य टिळकांना अपेक्षित असलेल्या देशाला, समाजाला आणि सामान्य नागरिकाला सामर्थ्यवान बनवण्याचं जे ध्येय, खूप ऐतिहासिक सोहळा आहे, परंतु कशाची पर्वा न करता या ठिकाणी अंतिम ध्येय म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचा जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल, हे अंतिम ध्येय ठेवूनच मोदीजी वाटचाल करतायत. हे आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळेच आज जगभरातले लोक त्यांच्याकडे एक महत्त्वाचा नेता म्हणून पाहत आहेत. हे आपल्या भारत देशासाठी देखील, आपल्या भारतवासियांसाठी अभिमानाची बाब आहे. आणि म्हणून लोकमान्यांसारखा नेते हे राष्ट्राचे प्राण आणि त्यांच्या कल्पनेतला बलवान देश घडवणे हीच खरी श्रद्धांजली त्यांना ठरेल असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि म्हणून रात्रंदिवस देशाच्या विकासाचा, प्रगतीचा ध्यास घेतलेले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी त्याच बुलंद भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणूनच या पुरस्काराने त्यांना आता लोकमान्यांच्या आशीर्वादाचं बळ प्राप्त होणार आहे, ताकद प्राप्त होणार आहे, आशीर्वाद प्राप्त होणार आहेत आणि ऊर्जा प्राप्त होणार आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून शुभेच्छा देतो आणि लोकमान्य टिळकांना देखील मी वंदन करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जबरदस्त भाषण. लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टचे शुभचिंतक आदरणीय शरद पवार साहेब. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री वैस, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, तिलक स्वराज्य संघ एवं लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक, ट्रस्टचे उपाध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, आजचा दिवस हा लोकमान्यांचा 103 पुण्यतिथीचा आहे.
आणि त्याचा सोहळा या ऐतिहासिक पुणे शहरामध्ये होतो है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि देश में पुणे शहर का एक अलग महत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज और इनका इतिहास पूरी दुनिया जानती है। शिवाजी महाराज का जन्म इसी जिले में शिवनेरी के किले में हुआ और इसी पुणे शहर के लाल महल में उनका बचपन उन्होंने गुजारा। यहाँ उन्होंने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण किए। या देशामध्ये अनेक राजे राजवाडे होऊन गेले। त्यांचं राज्य, त्यांचं संस्थान त्यांच्या नावाने ओळखलं जायचं। मग कुठं देवीजींचं यादवांचं संस्थान असेल, कुठं मोगलांचं दिल्लीचं संस्थान असेल, अनेकांचे संस्थानं या देशात होऊन गेली। पण शिवछत्रपतींचं काम हे एका वेगळ्या दिशेवर झालं। त्यांनी राज्य उभं केलं, पण ते भोसल्यांचं राज्य नव्हतं, ते हिंदवी स्वराज्य होतं, ते रयतेचं राज्य होतं। आणि ते रयतेचं राज्य प्रस्थापित करण्याच्या संबंधीचं काम या पुणे शहरामध्ये झालं। हा पुण्याचा एक गौरवशाली इतिहासाचा भाग आहे। अलीकडच्या काळामध्ये या देशानं आणि या देशाच्या जवानानं देशाचं रक्षण करण्याच्यासाठी एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक केलेला होता। सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा आत्ता होते, पण लाल महालामध्ये शाहिस्तेखांनी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या नंतर या देशाचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक हा शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये झाला। ही गोष्ट आपण कधी विसरू शकत नाही आहे। अनेक गोष्टी या ठिकाणी सांगता येतील। आपण लोकमान्यांचं स्मरण करण्याच्यासाठी आलो। 1865 मध्ये लोकमान्यांचे वडील गंगाधर यांनी रत्नागिरी सोडली आणि पुण्यामध्ये त्यांचं आगमन झालं। पुण्यामध्ये आगमन झाल्याच्या नंतर ते नुसतं आगमन नव्हतं, ती एक प्रकारची चिंगारी होती। संपूर्ण स्वराज्य स्थापन करण्याच्या संबंधीची ती मशाल बनलेली होती। आणि त्या कालखंडामध्ये लोकमान्यांचा सुरुवातीचा काळ या पुणे शहरामध्ये गेला। त्यांचं एकंदर लक्ष सगळ्या परिस्थितीवर होतं। आणि ते असताना ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून बाहेर पडायचं असेल तर सामान्य माणसाला जागृत केलं पाहिजे। आणि त्यासाठी एक जबरदस्त अशा प्रकारचं शस्त्र याची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे। आणि ते शस्त्र म्हणजे पत्रकारिता। तिलक जी ने 25 साल की उम्र में मराठी भाषा में केसरी अखबार और अंग्रेजी में मराठा साप्ताहिक शुरू किया और इन पत्रों के माध्यम से इंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कड़ा प्रहार किया। केसरी का मतलब सिंह या शेर है। केसरी और मराठा द्वारा टिळकाजींनी एकंदर या देशाच्या परकीय लोकांच्यावर प्रचंड प्रहार केले आणि एक प्रकारची लोकजागृती करण्याच्या संबंधीचं काम त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी केलं होतं। ते नेहमी म्हणत असत, पत्रकारिता याच्यावर कुणाचा दबाव असता कामा नये। त्या दबावातून पत्रकारिता मुक्त झाली पाहिजे आणि ती भूमिका त्यांनी सातत्यानं पाळली केली।
1885 साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा जन्म झाला, गठन झाला, याच पुणे शहरामध्ये झाला. त्या काळामध्ये पहिलं अधिवेशन या पुणे शहरात होणार होतं, परंतु फ्लेक्सची साथ या ठिकाणी आली आणि त्यामुळं हे अधिवेशन मुंबईच्या गावाला या टँकवर दिलं गेलं, ज्याला ऑगस्ट क्रांती मैदान म्हणून आज त्या ठिकाणी ओळखलं जातं. त्या काळामध्ये एकंदर 2 प्रकारचे नेते त्या संघटनेमध्ये होते, ज्यांना मवाळ म्हणून ओळखलं जायचं आणि जहाल म्हणून ओळखलं जायचं. आणि या जहालांचं प्रतिनिधित्व हे लोकमान्यांनी केलेलं होतं. लोकमान्यांनी स्वराज्यवादात जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी घेतल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, ही भूमिका जनमानसाच्या समोर मांडली. स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण ही त्रिसूत्री आणि त्याच्या माध्यमातून संपूर्ण स्वराज्याचं आंदोलन हे त्यांच्या काळामध्ये मांडलेलं होतं, ज्याचा उल्लेख आधीच्या वक्त्यांनी केला. गणेश उत्सव असेल, शिवजयंती असेल, या सगळ्यामध्ये लोकमान्यांचं योगदान हे फार मोठं होतं आणि त्या माध्यमातून एक नवीन इतिहास तयार करण्याचं काम त्यांनी केलं. त्या कालखंडामध्ये 2 युगं होती, एक टिळक युग आणि दुसरं महात्मा गांधींचं गांधी युग. या ठिकाणी या दोघांचं जे योगदान आहे ते आम्ही कधी विसरू शकत नाही आणि या देशाच्या नव्या पिढीला या कर्तृत्वान दृष्टीच्या नेत्यांचा आदर्श हा अखंडपणानं प्रेरणा देईल याची मला खात्री आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर टिळक पुरस्कार याला एक आगळं वेगळं अशा प्रकारचं महत्त्व आहे. आज आपण आणि टिळक स्मारकानं मोदीजींची निवड या स्मारकाच्यासाठी, या पुरस्काराच्यासाठी केली. ज्या पुरस्कारामध्ये इंदिरा गांधी होत्या, खान अब्दुल खान गफार होते, बाळासाहेब देवरस होते, शंकरदयाळ शर्मा होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, डॉक्टर मनमोहन सिंग होते, अशी अनेक मान्यवरांची नावं या ठिकाणी घेतली जाते. आणि या मान्यवरांच्या यादीमध्ये, पंक्तीमध्ये आज नरेंद्र मोदींच्या नावाचा सुद्धा या ठिकाणी समावेश झाला, याचा आनंद आपल्या सगळ्यांना आहे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी जी निवड झाली, त्यांना हा जो पुरस्कार देण्यात येतो आहे त्याबद्दल त्यांचं अंतःकरणापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा या ठिकाणी घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता तो मंगल क्षण आलेला है. मैं डॉक्टर दीपक तिलक जी से निवेदन करता हूं कि 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान करे. लोकमान्य टिळक वापरत असत असेच उपरणे, जे उपरणं लोकमान्य टिळक वापरत असत तशाच पद्धतीचं खास उपरणं बनवून घेतलेलं आहे आदरणीय पंतप्रधानजींसाठी. लोकमान्य तिलक जी की पहचान पुणेरी पगड़ी और लोकमान्य जी का उत्तरीय, त्याचप्रमाणे सम्मान पत्र, आणि एक विशिष्ट अशी बनवलेली ट्रॉफी, ज्या ट्रॉफीमध्ये विशिष्ट ट्रॉफी, ज्या ट्रॉफीमध्ये आपण पाहू शकता श्रीमद भगवद्गीता, त्याचप्रमाणे लोकमान्यांची पगडी, केसरीचा पहिला अंक आणि लोकमान्यांची प्रतिमा.
एक विशेष बात है, इस समारोह की 1,00,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जे आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींच्या सूचनेनुसार नमामि गंगे प्रोजेक्टला डोनेट करण्यात आलेली आहे. लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कार्य एवं विचार हमारी प्रेरणा है. आदरणीय मोदी जी, आपल्या कार्यकौशल्यामुळे, आपल्या कार्यकर्तृत्वामुळे आपण संपूर्ण जगामध्ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री आहात. तरीही तुम्ही स्वतःला प्रधान सेवक म्हणवता आणि म्हणून आम्हा सगळ्यांना तुम्ही खूप आवडता. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस शुभ अवसर पर आप आपके मन की बात कहे. जी. लोकमान्य टिळकांची आज 103वी पुण्यतिथी आहे. देशाला अनेक महानायक देण्याच्या महाराष्ट्राच्या भूमीला मी कोटी कोटी वंदन करते. कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री शरद पवार जी, राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत पवार जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान दीपक तिलक जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान सुशील कुमार शिंदे जी, तिलक परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं उपस्थित भाई और बहनों, आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है. मैं यहां आकर जितना उत्साहित हूं उतना ही भावुक भी हूं. आज हम सब के आदर्श और भारत के गौरव बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है. साथ ही आज अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म जयंती भी है. लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है. साथ ही अन्ना भाऊ ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वह अप्रतिम है, असाधारण है. मैं इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. आज या महत्वाच्या दिवशी मला पुण्याच्या या पावन भूमीवर महाराष्ट्राच्या धर्तीवर येण्याची संधी मिळाली, हे माझे भाग्य आहे. ये पुण्यभूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है. ये चाफेकर बंधुओं की पवित्र धरती है. इस धरती से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श जुड़े हैं.
अभी कुछ ही देर पहले मैंने दगड़ू सेठ मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। ये भी पुणे जिले के इतिहास का बड़ा दिलचस्प पहलू है। दगड़ू सेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक जी के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक स्थापना में शामिल हुए थे। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो, तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है, वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। तिलक जी के समय और उनके बाद की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी घटनाएं और आंदोलन हुए, उस दौर में जो भी क्रांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप
सब पर थी, हर जगह थी। इसलिए खुद अंग्रेजों को भी तिलक जी को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहना पड़ा था। तिलक जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल दी थी। जब अंग्रेज कहते थे कि भारतवासी देश चलाने के लायक नहीं है, तब लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंग्रेजों ने धारणा बनाई थी कि भारत की आस्था, संस्कृति, मान्यताएं, ये सब पिछड़ेपन का प्रतीक है। लेकिन तिलक जी ने इसे भी गलत साबित किया। इसलिए भारत के जनमानस ने न केवल खुद आगे आकर तिलक जी को लोकमान्यता दी, बल्कि लोकमान्य का खिताब भी दिया। और जैसा अभी दीपक जी ने बताया, स्वयं महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा। हम कल्पना कर सकते हैं कि तिलक जी का चिंतन कितना व्यापक रहा होगा, उनका विजन कितना दूरदर्शी रहा होगा। साथियों, एक महान नेता वो होता है जो एक बड़े लक्ष्य के लिए न केवल खुद को समर्पित करता है, बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थाएं और व्यवस्थाएं भी तैयार करता है। इसके लिए हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, सबके विश्वास को आगे बढ़ाना होता है। लोकमान्य तिलक के जीवन में हमें ये सारी खूबियां दिखती हैं। उन्होंने अंग्रेजों ने जब उन्हें जेल में डाला, उन पर अत्याचार हुए, उन्होंने आजादी के लिए त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा की। लेकिन साथ ही उन्होंने टीम स्पिरिट के, सहभाग और सहयोग के अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किए। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ उनका विश्वास, उनकी आत्मीयता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। आज भी जब बात होती है तो लाल, बाल, पाल के तीनों नाम एक त्रिशक्ति के रूप में याद किए जाते हैं। तिलक जी ने उस समय आजादी की आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकारिता और अखबार की अहमियत को भी समझा। अंग्रेजी में तिलक जी ने, जैसा शरद राव ने कहा, द मराठा साप्ताहिक शुरू किया। मराठी में गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी के साथ मिलकर उन्होंने केसरी अखबार शुरू किया। 140 से भी ज्यादा समय से केसरी अनवरत आज भी महाराष्ट्र में छपता है, लोगों के बीच पढ़ा जाता है। ये इस बात का सबूत है कि तिलक जी ने कितनी मजबूत नींव पर संस्थाओं का निर्माण किया था। साथियों, संस्थाओं की तरह लोकमान्य तिलक ने परंपराओं को भी पोषित किया। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए सार्वजनिक गणपति महोत्सव की नींव डाली। उन्होंने
छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और आदर्शों की ऊर्जा से समाज को भरने के लिए शिव जयंती का आयोजन शुरू किया। ये आयोजन भारत को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने के अभियान भी थे और इनमें पूर्ण स्वराज की संपूर्ण संकल्पना भी थी। यही भारत की समाज व्यवस्था की खासियत रही है। भारत ने हमेशा ऐसे नेतृत्व को जन्म दिया है जिसने आजादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए भी संघर्ष किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नई दिशा भी दिखाई। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ी सीख है। भाइयों और बहनों, लोकमान्य तिलक इस बात को भी जानते थे कि आजादी का आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण का मिशन, भविष्य की जिम्मेदारी हमेशा युवाओं के कंधों पर होती है। वो भारत के भविष्य के लिए शिक्षित और सक्षम युवाओं का निर्माण चाहते थे। लोकमान्य में युवाओं की प्रतिभा पहचानने की जो दिव्य दृष्टि थी, इसका एक उदाहरण हमें वीर सावरकर से जुड़े घटनाक्रम में मिलता है। उस समय सावरकर जी युवा थे। तिलक जी ने उनकी क्षमता को पहचाना। वो चाहते थे कि सावरकर बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करें और वापस आकर आजादी के लिए काम करें। ब्रिटेन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ऐसे ही युवाओं को अवसर देने के लिए 2 स्कॉलरशिप चलाते थे। एक स्कॉलरशिप का नाम था छत्रपति शिवाजी स्कॉलरशिप और दूसरी स्कॉलरशिप का नाम था महाराणा प्रताप स्कॉलरशिप। वीर सावरकर के लिए तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सिफारिश की थी। इसका लाभ लेकर वो लंदन में बैरिस्टर बन सके। ऐसे कितने ही युवाओं को तिलक जी ने तैयार किया। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थानों, उसकी स्थापना उनके इसी विजन का हिस्सा है। इन संस्थाओं से ऐसे कितने ही युवा निकले जिन्होंने तिलक जी के मिशन को आगे बढ़ाया, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। व्यवस्था निर्माण से संस्था निर्माण, संस्था निर्माण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये विजन राष्ट्र के भविष्य के लिए रोड मैप की तरह होता है। इसी रोड मैप को आज देश प्रभावी ढंग से फॉलो कर रहा है। साथियों, वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है, लेकिन जैसे पुणे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है, वैसा ही रिश्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है। मैं आज इस विशेष अवसर पर मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब 1.5 महीने अहमदाबाद साबरमती जेल में रहे थे। इसके बाद 1916 में तिलक जी अहमदाबाद आए और आपको जानकर के खुशी होगी, उस समय जब अंग्रेजों की पूरी तरह जुल्म चलते थे, अहमदाबाद में तिलक जी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए उस जमाने में 40,000 से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे। और खुशी की बात यह है कि उनको सुनने के लिए उस समय ऑडियंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे।
उनके भाषण ने सरदार साहब के मन में एक अलग ही छाप छोड़ी। बाद में सरदार पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने। और आप देखिए उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी। उन्होंने अहमदाबाद में तिलक जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया। और सिर्फ मूर्ति लगाने का फैसला किया नहीं, उनके निर्णय में भी सरदार साहब की लौह पुरुष की पहचान मिलती है। सरदार साहब ने जो जगह चुनी वो जगह थी विक्टोरिया गार्डन। अंग्रेजों ने रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के लिए अहमदाबाद में 1897 में 1897 में विक्टोरिया गार्डन का निर्माण किया था। यानी ब्रिटिश महारानी के नाम पर बने पार्क में उनकी छाती पर सरदार पटेल ने इतने बड़े क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। और उस समय सरदार साहब पर इसके खिलाफ कितना ही दबाव पड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सरदार तो सरदार थे। सरदार ने कह दिया वो अपना पद छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन मूर्ति तो वहीं पर लगेगी। और वो मूर्ति बनी और 1929 में उसका लोकार्पण महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद में रहते हुए मुझे कितनी ही बार उस पवित्र स्थान पर जाने का मौका मिला है और तिलक जी की प्रतिमा के सामने सर झुकाने का अवसर मिला है। वो एक अद्भुत मूर्ति है जिसमें तिलक जी विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। आप कल्पना करिए, गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है। साथियों, ऐसा कितना ही कुछ है जो हम लोकमान्य तिलक के जीवन से सीख सकते हैं। लोकमान्य तिलक गीता में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। वो गीता के कर्मयोग को जीने वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए उन्हें भारत के दूर पूरब में मांडले की जेल में डाल दिया, लेकिन वहां भी तिलक जी ने गीता का अपना अध्ययन जारी रखा। उन्होंने देश को हर चुनौती से पार पाने के लिए गीता रहस्य के जरिए कर्मयोग की सहज समझ दी, कर्म की ताकत से परिचित करवाया। साथियों, बाल गंगाधर तिलक जी के व्यक्तित्व के एक और पहलू की तरफ मैं आज देश के युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तिलक जी की एक बड़ी विशेषता थी कि वो लोगों को खुद पर विश्वास करने के बड़े आग्रही थे और करना सिखाते थे। वो उन्हें आत्मविश्वास से भर देते थे। पिछली शताब्दी में जब लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि भारत गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ सकता, तिलक जी ने लोगों को आजादी का विश्वास दिया। उन्हें हमारे इतिहास पर विश्वास था, उन्हें हमारी संस्कृति पर विश्वास था, उन्हें अपने लोगों पर विश्वास था, उन्हें हमारे श्रमिकों उद्यमियों पर विश्वास था।
उन्हें भारत के सामर्थ्य पर विश्वास था। भारत की बात आते ही कहा जाता था, यहां के लोग ऐसे ही हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तिलक जी ने हीन भावना के इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, देश को उसके सामर्थ्य का विश्वास दिलाया। साथियों, अविश्वास के वातावरण में देश का विकास संभव नहीं होता। कल मैं देख रहा था, पुणे के ही एक सज्जन श्रीमान मनोज पोचाट जी ने मुझे एक ट्वीट किया है। उन्होंने मुझे 10 साल पहले की मेरी पुणे यात्रा को याद दिलाया है। उस समय जिस फर्गुसन कॉलेज की तिलक जी ने स्थापना की थी, उसमें मैंने तब के भारत में ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी। अब मनोज जी ने मुझे आग्रह किया है कि मैं ट्रस्ट डेफिसिट से ट्रस्ट सरप्लस तक की देश की यात्रा के बारे में बात करूं। मैं मनोज जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस अहम विषय को उठाया है। भाई और बहनों, आज भारत में ट्रस्ट सरप्लस पॉलिसी में भी दिखाई देता है और देशवासियों के परिश्रम में भी झलकता है। बीते 9 वर्षों में भारत के लोगों ने बड़े बड़े बदलावों की नींव रखी, बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए। आखिर कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। आज देश हर क्षेत्र में अपने आप पर भरोसा कर रहा है और अपने नागरिकों पर भी भरोसा कर रहा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और उन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखाई और पुणे ने भी उसमें बड़ी भूमिका निभाई। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि भारत ये कर सकता है। हम देश के आम आदमी को बिना गारंटी का मुद्रा लोन दे रहे हैं क्योंकि हमें उसकी ईमानदारी पर, उसकी कर्तव्य शक्ति पर विश्वास है। पहले छोटे छोटे कामों के लिए आम लोगों को परेशान होना पड़ता था। आज ज्यादातर काम मोबाइल पर एक क्लिक पर हो रहे हैं। कागजों को अटैच करने के लिए आपके अपने हस्ताक्षर पर भी आज सरकार विश्वास कर रही है। इससे देश में एक अलग माहौल बन रहा है, एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि विश्वास से भरे हुए देश के लोग देश के विकास के लिए कैसे खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत आंदोलन को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। लाल किले से मेरी एक पुकार पर कि जो सक्षम हैं उन्हें गैस सब्सिडी छोड़नी चाहिए, लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। कुछ समय पहले ही कई देशों का एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में सामने आया कि जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार में सबसे ज्यादा विश्वास है, उस सर्वे ने बताया उस देश का नाम भारत है। ये बदलता हुआ जनमानस, ये बढ़ता हुआ जनविश्वास भारत के जन जन की प्रगति का माध्यम बन रहा है। साथियों, आज आजादी के 75 वर्ष बाद देश अपने अमृतकाल को
कर्तव्य काल के रूप में देख रहा है। हम देशवासी अपने अपने स्तर से देश के सपनों और संकल्पों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व भी भारत में भविष्य देख रहा है। हमारे प्रयास आज पूरी मानवता के लिए एक आश्वासन बन रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोकमान्य आज जहां भी उनकी आत्मा होगी वो हमें देख रहे हैं, हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके विचारों की ताकत से हम एक सशक्त और समृद्ध भारत के अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। मुझे विश्वास है हिंद स्वराज संघ तिलक के आदर्शों से जन जन को जोड़ने में इसी प्रकार आगे आकर के अहम भूमिका निभाता रहेगा। मैं एक बार फिर इस सम्मान के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस धरती को प्रणाम करते हुए, इस विचार को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।